ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं एक बैक्टीरिया है, ध्यान से बात सुनो के, एक बैक्टीरिया है, उसका हम सेल इनवेलप देख रहे हैं हम कि बाहर क्या क्या आवरण प्रेजेंट है उसमें, ठीक है ना। ये बात हमको पता है कि प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो क्या होती है बेटा, क्या होती है, जोर से बोलो क्या होती है, सेल के सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, डिलिमिटिंग लेयर होती है प्रोटोप्लाज्म की या साइटोप्लाज्म की, ठीक है ना, क्लियर। और उसके बाहर होती है सेल वॉल, ठीक है, और उसके बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक्स। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, आप इतना समझ लो, सेल वॉल के बाहर जो भी लेयर प्रेजेंट है, जो भी केमिकल जमा है, वो ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है ना। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। कल एक क्वेश्चन में आप उलझे, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन में आप उलझे, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक और मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक उनमें सेल वॉल पाई जाती है ना। मैं सच कह रहा हूं कि आप लोग है ना इस बात पे क्वेश्चन गलत नहीं करते कि आपको आता नहीं है, आप लैंग्वेज के ट्रैप में फंस जाते हैं, आप उसका मतलब नहीं समझ पाते क्वेश्चन पूछा क्या गया है, ठीक है। आपको पता है, सब पता है आपको, उसी चीज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना बेटा, उसी चीज की प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट हो गया आपका, दोबारा लगाइए, 3 बार लगाइए उसको, ताकि आप कुछ गलती ना करें आप, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या, सेल वॉल के बाहर जो भी केमिकल प्रेजेंट हैं आपके, पॉलीसेक्राइड हो सकता है, लिपिड की लेयर हो सकती है, व्हाटएवर आउटसाइड द पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। पेप्टिडोग्लाइकन एक केमिकल था जो प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल को बना था, उसके बाहर जो कुछ भी है, जो कुछ भी उसके बाहर, वो क्या है, वो है ग्लाइकोकैलिक्स है। इसका मतलब ये है बेटा, यदि मैं तुमसे पूछता हूं कि बाहर से अंदर की ओर सीक्वेंस क्या होगा इसका, तो सबसे बाहर क्या होगा, उसके बाद अंदर से बाहर की ओर सीक्वेंस क्या होगा, बस एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई साफ साफ है ना, अपन को याद हो गया। अब इसका मतलब 1 2 3 में 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, क्लियर। एरो गौर से देखना, ठीक है। ये भी गलती करते अपन, है ना, तो सिर्फ रटा हुआ नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। चलो अपनी एनसीईआरटी की बुक पे आते हैं। प्लीज जिन बच्चों, मैंने पहले भी आपसे कहा कि एनसीईआरटी की बुक इसलिए साथ में रखना है हमको, क्योंकि हमको जो है वो व्यर्थ का बहुत सारा नोट नहीं करना, समझना है हमको, ठीक है ना। पूरा ध्यान समझने पर हमारे पास, आपके पास स्टडी मटेरियल है, उसमें भी एनसीईआरटी की चीजें लिखी हुई है, उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसके लिए एक पतली सी कॉपी रखिए। कई बच्चे जो है वो पतली कागज की चिंदियों पर लिख रहे हैं, वो गुम जाएंगी बेटा, वो गुम जाएंगी, वो नोट्स काम के नहीं है, वो गुम जाएंगे, ठीक है ना। या तो प्रॉपर स्टिक पैड इस्तेमाल कीजिए ताकि स्टिक कर सके उसको आप, या पतली कॉपी बना लीजिए आप, ठीक है। एनसीईआरटी का पेज नंबर लिखिए, सपोज एनसीईआरटी का पेज नंबर 78 है, तो अपनी कॉपी में पेज नंबर 78, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं 78 पेज के एक्स्ट्रा पॉइंट वहां नोट लिख लो आप, ठीक है ना बेटा, तो ज्यादा अच्छा है ना एनसीईआरटी। तो मैं क्यों, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके रजिस्टर बने हुए हैं सर, नोट, पर बायो में मैंने आपसे ऐसा बोला नहीं, मैंने कहा नोट कर लो जहां जरूरत पड़े यहाँ पे, क्योंकि कारण ये है, मैं चाहता हूं तुम बार बार रजिस्टर खोलने की बजाय बार बार तुम एनसीईआरटी खोलो, क्या खोलो, ठीक है ना। और अपने को पता है कि एनसीईआरटी तो वो लाइन टू लाइन उठा के दे रहे हैं, ठीक है, 90% क्वेश्चन तो वही आ रहा है। जब वही आ रहा है तो हम बार बार हम अपने रजिस्टर को इधर उधर पढ़ने के बजाय क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। और जिनके पास बायोमेंटस के पुराने क्लास नोट्स है ना, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो पूरा एक्सटेंडेड डिटेल्ड में हो, ठीक है, वो आपके हमेशा काम आएंगे। लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ जो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बच्चे हैं ना, प्लीज फॉलो ओनली एनसीईआरटी, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा है वो बता रहा हूँ, अपने रजिस्टर में नोट करेंगे उसको हम, ठीक है ना बेटा, क्लियर। सर ऑनलाइन वाले बच्चों को ऐसा क्यों, कारण यह है कि वहां पे बच्चे से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, तो उनको हमको ज्यादा बताना पड़ता है ताकि वो कुछ भूले तो भी वो इंपॉर्टेंट चीजों को रिटर्न कर पाए वो, ठीक है ना। दिस इज दी ओनली मैजिक जो है, जो जिसके कारण चलते बच्चों के 360 आउट ऑफ 360 आते हैं बायो में, ठीक है, क्योंकि वो उतना पढ़ते हैं कि वो भूलने के बावजूद जितना जरूरी है वो सब उनको याद रहता है। यदि उनको उतना ही पढ़ाऊंगा ना मैं, तो वो क्या करेंगे, उसमें से भूलेंगे, फिर एग्जाम में रिजल्ट बिगाड़ेंगे, ठीक है। ये सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी है, लेकिन यहां पे तो हम कंट्रोल आपको डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। चलिए, तो अब एनसीईआरटी क्या लिखता है, हम बात कर रहे हैं सेल एनवेलप और इसके मॉडिफिकेशन पे। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, ध्यान से मेरी बात सुनना, असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिमाग में रखना है, नॉट ऑल, क्लियर। मोस्ट का मतलब अधिकांश, ठीक है ना, अधिकांश प्रोकैरियोटिक सेल में पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल के अंदर केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप होता है, ठीक है ना। ऑल्दो द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया की आंतरिक व्यवस्था सिंपल होती है, लेकिन 2 चीजें उसमें कॉम्प्लेक्स हैं, ध्यान से बात सुनो। पहला सेल इन्वेलप कॉम्प्लेक्स है, सेकंड मेटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कॉम्प्लेक्स होती है, जिस पर हम आगे बात करेंगे हम, ठीक है ना।
तो क्या लिखा हमने? हमने देखा मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल में केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप होता है, और आपने मुझे बताया कि सर इसमें 3 लेयर हैं, बाहर से अंदर की ओर। आपने बताया, एक बार फिर से बोल लेते हैं, बाहर से अंदर क्या है बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अंदर से बाहर की ओर क्या है? एंड ठीक है, ठीक, तो हम समझ गए। अब इसमें से मैं पूछूं आपसे मैं कि इन तीनों लेयर में से कौन सी लेयर ऐसी है जो लिविंग है? कौन सी? क्योंकि वो साइटोप्लाज्म की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ठीक है। इसका मतलब सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। क्लियर? ठीक है ना। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। टाइटली बाउंड, नॉट लूजली बाउंड, टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके बाद सेल वॉल है, फिर सेल। बीचों बीच वाला कौन सा स्ट्रक्चर है? सेल वॉल है बेटा, ठीक है ना। क्लियर? अब देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि ये तीनों लेयर जो है वो डिफरेंट डिस्टिंक्ट फंक्शन करती हैं। एनसीईआरटी यहां पे लिखता है। अब ये इस तरह के जो स्टेटमेंट है ना, यही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं, और यही किस में आते हैं? यही आते हैं किस में बेटा? यही आते हैं अपने जो है असर्शन रीजन में आते हैं, ठीक है ना। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, मतलब बैक्टीरियल सेल एनवेलप में जो तीनों लेयर हैं वो अलग अलग काम करती है, परंतु सब मिलकर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट के रूप में काम करती है। मतलब यह है कि इन तीनों लेयर के बीच में एक फंक्शन कॉमन है बेटा, इन तीनों लेयर के बीच में एक फंक्शन कॉमन है। कौन सा फंक्शन कॉमन है? कौन सा फंक्शन कॉमन है? प्रोटेक्शन इसमें कॉमन है, ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है कि डाइवर्स फंक्शन क्या क्या है। अब यहां पर हमको जो है थोड़ा सा इंपैक्ट का मतलब यहां पर यह कि हम एनसीईआरटी से के बीच से पॉइंट निकाल रहे हैं जो उसने मिस कर दिए हैं, चाहता है बताना आपको एनसीईआरटी। क्लियर? ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स नहीं पता है, नोट कीजिएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है? अटैचमेंट टू सरफेस के सतह से जुड़ने में, सरफेस से अटैचमेंट में हेल्प करता है, अटैचमेंट टू सरफेस, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिहाइड्रेशन, सूखने से बचाता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिहाइड्रेशन, सूखने से बचाता, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिहाइड्रेशन। सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, इमरजेंसी में बैक्टीरिया इस ग्लाइकोकैलिक्स लेयर को खा भी लेता है वो, ठीक है, यूज कर लेता है। सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस से सुरक्षा करता है। ये फेगोसाइटोसिस कौन करते हैं? डब्ल्यूबीसी करते हैं बेटा, व्हाइट ब्लड काप्सस करते हैं। ये बेटा फेगोसाइटोसिस कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करते हैं, व्हाइट ब्लड काप्सस करते हैं, है ना बेटा, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेगोसाइटोसिस, ठीक है। एक चीज कलर्ड पेन से लिखिएगा जरूर, 2-3 कलर के पेन भी लाया करो बायोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। लिखो उसमें, एक चीज लिखो उसमें, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, मतलब जो एंटीजन होता है ना, जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है बैक्टीरिया का, वो भी ग्लाइकोकैलिक्स होता है। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, ठीक है। एंटीजेनिक नेचर लिखो, एंटीजेनिक प्रकृति का होता है, एंटीजेनिक नेचर, ठीक है ना, एंटीजेनिक प्रकृति का होता है, ठीक है ना। फिर आते हैं हम सेल वॉल पे। सेल वॉल का काम भी क्या है? प्रोटेक्शन, मेंटेन शेप, ठीक है। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, मेंटेन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, ठीक है। बैक्टीरिया की संरचना को बनाए रखने में रोल प्ले करता है, मेंटेन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, मेंटेन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बैक्टीरिया की संरचना को बनाए रखने में हेल्प करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे काम है, पर लिख लेते हैं कुछ हम यहां पे संक्षेप में के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेटा को हम प्लाज्मोलेमा भी कहते हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मोलेमा एंड सेल मेम्ब्रेन। प्रोटेक्शन, देखो तीनों जगह पे देखिए, प्रोटेक्शन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट के रूप में काम करते से हाईलाइट किया प्रोटेक्शन। फिर परमेबिलिटी कंट्रोल, पारगम्यता का नियंत्रण करना, परमेबिलिटी कंट्रोल। मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल को मेम्ब्रेन से अंदर आना है नहीं आना है उसे कंट्रोल करना कहलाता है परमेबिलिटी। किसको अलाउ करेगा किसको अलाउ नहीं करेगा, दैट इज दी परमेबिलिटी, ठीक है ना। मतलब समझो बेटा, सिर्फ नोट करने का मतलब नहीं है, समझने का मतलब है कि नोट्स शुड बी इन योर ब्रेन, दिमाग में नोट्स रहना चाहिए आपके, ठीक है। फिर रेस्पिरेशन, मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, तो जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से संलग्न होते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्ट, तो क्या होगा? रेस्पिरेशन बेटा, ठीक है, रेस्पिरेशन, ठीक है। देन
सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग, सेल को सिग्नल देना है तो सेल से होती है ना, जब उसे कम्युनिकेट करना होता है तो दे पास थ्रू द केमिकल सिग्नल्स, ठीक है ना। तो एक सेल कुछ केमिकल्स को रिलीज करेगी, दूसरी सेल उसको रिसीव करेगी, जैसे मैंने बताया रिसेप्टर होते हैं कि रिसीव करेगी, तो रिसीव करेगी, उसके बाद वो कम्युनिकेट कर पाएगी, ठीक है। तो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो कम्युनिकेशन मेंट है, चाहे वो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म हो वो भी कम्युनिकेट करते हैं आपस में, ठीक है ना, चाहे जो है वो मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म उसमें सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो जो कम्युनिकेशन होता है ना बेटा, उसमें सेल सिग्नलिंग रोल प्ले करता है, सेल सिग्नल देती है उसी सेल को, ठीक है ना, क्लियर। अरे हार्मोन्स हमारे क्या होते हैं, एंड केमिकल सिग्नल तो होते हैं, केमिकल मैसेजर होते हैं वो, ठीक है ना। फिर सेल रिकॉग्निशन, सेल पहचानती है। अब उसको कैसे पता चलता है कि मेरा नाम है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है ना, मैं एक बैक्टीरिया हूं और मुझे जो है वो टाइफाइड करना है और मुझे सिर्फ इंटेस्टाइन पर जाकर छाले करने हैं। आई हैव टू प्रोड्यूस अल्सर्स इन द इंटेस्टाइन, एंटेरिक फीवर बोलते हैं इसलिए उसको। मेरा नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, मैं निमोनिया करता हूं, मुझे सिर्फ लंग्स पर अटैक करना है, हार्ट पर अटैक नहीं करना, किडनी पर अटैक नहीं करना, लंग्स पर अटैक करना है। अरे कैसे मालूम चलेगा बैक्टीरिया को, बताओ खुद सोचो ना कि बैक्टीरिया को कैसे मालूम चलेगा कि मैं लंग्स तक पहुंच गया हूं, ठीक है, या मैं इंटेस्टाइन तक पहुंच गया हूं। तो इसका मतलब है कि उसके पास कुछ तो ऐसा है जो पहचान पा रहा है कि मुझे यहां पे जुड़ जाना है, यहां पे नहीं जुड़ना है, ठीक है, समथिंग इज देयर, है ना। तो मतलब ये है कि सेल रिकॉग्निशन जो है वो भी मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, वो मेम्ब्रेन पहचान सकती है उसको। अब दिस ऑल इज वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड, ये आप पढ़ोगे मेडिकल कॉलेज। आपको पता है मेडिकल कॉलेज में सेकंड प्रॉप में आपका एक सब्जेक्ट होगा माइक्रोबायोलॉजी। इतनी मोटी किताब होगी और उसमें एक एक बैक्टीरिया के बारे में 5-5, 10-10 पेज लिखे रहेंगे। जब आप एमडी माइक्रोबायोलॉजी में पहुंचे, आप मान लीजिए आपने कहा हम एमडी करेंगे माइक्रोबायोलॉजी में, तो इतनी मोटी मोटी वॉल्यूम की 3 किताबें होंगी, हर बैक्टीरिया के बारे में वहां पे पूरी कहानी लिखी होगी, लंबी चौड़ी, ठीक है ना। ये बेसिक्स जो होते हैं ना, ये इसी के ऊपर इमारत खड़ी होती चली जाती है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या बात करें, सेल्स रिकॉग्निशन, ठीक है, और इसके अलावा कई सारे डायनामिक फंक्शन जो है वो सेल मेम्ब्रेन करते हैं, जो भी जीवित कर सकता है, क्योंकि ये लिविंग स्ट्रक्चर है तो मल्टीपल फंक्शन कर सकता है। तो ये पॉइंट हमें क्लियर हुआ कि फंक्शंस जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, लेकिन एक चीज जो कॉमन है, प्रोटेक्शन के प्रोटेक्टिव यूनिट के रूप में काम करता है। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट क्लियर।